दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। अनपढ़ पति। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी शादी को मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था और मैं अपने पति के सामने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी शादी नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी हो। मेरे पति मोहन, जिनका चेहरा मुझे शुरू से ही बदसूरत लग रहा था, गाल पर पड़ा वह बड़ा बड़ा सा दिल और उसकी गहरी नजरें मुझे और बेचैन कर रही थी। उसे देखते ही मेरे मन में अजीब सी घिन पैदा होने लगी और मैं अनजाने में उससे दूरी बनाने लगी। तभी मोहन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ है? शादी की पहली रात इस तरह रो क्यों रही हो? उसके सवाल ने जैसे मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया। मैं चीखते हुए बोली कि अगर किसी खूबसूरत लड़की की शादी तुम जैसे बदसूरत इंसान से हो जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरी बात सुनकर मोहन सन रह गया और फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। लेकिन उस पल मेरे अंदर इतना जहर भरा हुआ था कि मैंने जरा सी भी दया नहीं दिखाई। मैं उसके चेहरे की शक्ल, सूरत, उसके गांव और उसकी हैसियत तक का मजाक उड़ाने लगी। फिर गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मेरे पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे अनपढ़ गंवार इंसान से कर दी। मेरे शब्दों ने जैसे उसकी आत्मा तक को झिझोर दिया। शादी के वक्त जो खुशी उसके चेहरे पर थी वह पल भर में गायब हो गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया, आंखें शून्य हो गई। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं यह शादी कभी नहीं चाहती थी। मैं अपने प्रेमी विनोद से शादी करना चाहती थी, जो मेरे साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। यह सारी सच्चाई सुनकर मोहन के होश उड़ गए। वह बिना कुछ कहे उठा और सीधा बाथरूम में चला गया। मैं डर गई कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन कुछ देर बाद वह बाहर आया तो उसका स्वर बिल्कुल बदला हुआ था। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम अपने आशिक के पास चली जाओ, मैं आज ही तुम्हें तलाक दे देता हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई। मैंने बिना एक पल गवाए अपना भारी लहंगा संभाला और आगे बढ़ने लगी। तभी उसने पीछे से कहा कि वह गाड़ी का इंतजाम कर देगा जो मुझे सीधे विनोद के पास छोड़ देगी। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई। शायद वह अपनी आंसू रोकने चाहता था मगर रोक नहीं पाया। मुझे बस वहां से निकलना चाहती थी। घंटों के सफर के बाद मैं आखिरकार विनोद के घर पहुंच गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में सपने और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुई मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने विनोद, किसी और, मेरा नाम अवंतिका है। शादी के ठीक बाद दुल्हन के लाल जोड़े में सजी मैं कई घंटों का सफर तय करके अपने ससुराल पहुंची थी। विदाई के समय जो आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे वे रास्ते भर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरी यात्रा मैंने चुपचाप काटी थी, जैसे मेरी आवाज़ ही मुझसे छीन गई हो। मन में ना कोई उत्साह ना कोई सपना, बस खालीपन था, अफसोस था और लग रहा था मानो जिंदगी अचानक किसी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी कर दी गई हो जहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो घर की औरतों ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। कमरे की दीवारें जैसे मेरी घुटन और बढ़ा रही थी। मैं बीए तक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मेरी शादी एक जैसे ऐसे इंसान से कर दी गई थी जिसकी सोच और दुनिया मुझसे कोसों दूर थी। मैं फूट फूट कर रोती रही पर किससे शिकायत करती? दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस दर्द था, घुटन थी और गमों का ऐसा बोझ था जिसके नीचे मेरा दम घुट रहा था। कुछ देर बाद मेरा पति मोहन कमरे में दाखिल हुआ।
उसे देखते ही मेरे चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव उभर आए। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और तुरंत चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। साधारण कपड़ों में घनी मूंछों और रूखे चेहरे के साथ वह मेरे बिल्कुल पसंद के इंसान जैसा नहीं लग रहा था। जब वह मुस्कुराया तो उसकी मुस्कान मुझे और खटक गई। वह पास आकर बैठ गया और कुछ पल तक मुझे ध्यान से देखने लगा। उसका यूं देखना भी मुझे चूम रहा था। दिल कह रहा था कि मैं उसे वहीं से उठाकर बाहर भेज दूं। कुछ देर बाद उसने नरमी से कहा कि वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता है कि उससे मुझ जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर दबा हुआ सारा जहर बाहर आ गया। मैंने तीखी नज़र से उसकी ओर देखा और साफ शब्दों में कह दिया कि बदकिस्मत तो मैं हूँ जिसे तुम जैसा अनपढ़ देहाती बेढंगा पति मिला है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। शायद उसे ऐसी खरी खरी बातें सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। असल में मेरे माता पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी अपने जान पहचान वाले के बेटे के साथ तय कर दी थी, जो गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम करता था। उनके लिए बस यही काफ़ी था कि लड़का ठीक ठाक कमाता है और परिवार संस्कारी है। लेकिन किसी ने यह नहीं जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए। मेरे लिए सिर्फ पैसा या सुरक्षित भविष्य ही सब कुछ नहीं था। मेरे दिल की पसंद, मेरी भावनाओं की किसी को कोई कीमत नहीं थी। मेरे भीतर गुस्से और जलन की आग जल रही थी। शब्द मेरे काबू में नहीं थे। मैं जैसे अपने अंदर का सारा आक्रोश उसी वक्त मोहन पर निकाल देना चाहती थी। वह हैरानी से मुझे देख रहा था और फिर बोला कि क्या मेरे घर वालों ने मेरी पसंद की चीज़ों में मेरी राय नहीं ली। शायद उसे लगा कि बात सिर्फ शादी के इंतजाम या सम्मान तक है, लेकिन उसे क्या पता था कि बात उससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। मैं लगभग चीखते हुए बोली कि अगर बात सिर्फ चीज़ों की होती तो मैं सहन कर लेती। परेशानी तो उसकी शक्ल, उसकी सोच और उसकी हैसियत से थी। मैंने उसे आईना देखने तक की सलाह दे डाली और कह दिया कि वह मेरे साथ जिंदगी बिताने के काबिल नहीं है। ना उसकी पढ़ाई मेरे बराबर थी, ना उसकी दुनिया। यह सब कहते कहते मैं टूट गई और रोने लगी। वह अचानक चुप हो गया। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रोते हुए मैंने यह भी कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ यह रिश्ता नहीं निभा सकती। मेरी बात सुनते ही वह हैरानी से खड़ा हो गया और मुझसे पूछा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने बिना झिझक कहा कि जिस इंसान में से मैं प्यार करती हूँ वह उससे हर मायने में बेहतर है, दिखने में भी, पढ़ाई में भी। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह बिना कुछ बोले बाथरूम की ओर चला गया। यह सच था कि मैं किसी और से प्यार करती थी। कॉलेज के दिनों में एक लड़के से मेरी पहचान हुई थी जो उसी शहर में पढ़ता था। वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई। फोन क्लास बढ़ी और धीरे धीरे वह रिश्ता प्यार में बदल गया। मैं अपने नसीब को कोसते हुए कमरे में बैठी रो रही थी। तभी मोहन बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा गीला लग रहा था, जैसे उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की हो। उसने मुझसे नजरें चुरा ली और वह मेरी तरफ पीठ करके चुपचाप लेट गया। उसकी सांसों की आवाज़ से मुझे अंदाजा हो रहा था कि शायद वह रो रहा है, लेकिन मैंने जानबूझकर उस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे मैं कपड़े बदलने के लिए अंदर चली गई। जब बाहर निकली तो साधारण कपड़ों में थी। कमरे में नज़र दौड़ाई तो देखा वह नीचे फर्श पर एक पतली सी चादर बिछाकर तकिए के
सहारे लेटा हुआ था। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली और ऊपर पलंग पर जाकर लेट गई। थकान इतनी थी कि कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। ऐसे ही बीतते चले गए। ना मेरे और उसके बीच कोई बातचीत होती, ना ही कोई रिश्ता। वह सुबह तड़के अपने काम पर निकल जाता और शाम ढलते ही लौट आता। मिट्टी से सने कपड़े, शरीर से आती खेतों की गंध और पसीने में डूबा उसका चेहरा, सब कुछ मुझे चिढ़ाने लगता था। उसे देखते ही मेरे भीतर अजीब सी घृणा उठती और मैं तुरंत मुंह फेर लेती। शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़कर ही वह बिना कुछ कहे बाहर चला जाता, नहाकर आता और फिर खामोशी से अपने कोने में सिमट जाता। घर की परंपराओं के चलते मुझे सबके साथ बैठकर खाना पड़ता था। यहाँ पति का एक ही थाल में भोजन कराना रिवाज था। उसके साथ एक ही थाली साझा करना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। कई बार मैं आधा अधूरा खाकर उठ जाती। शायद उसे यह बात समझ आ गई थी, इसीलिए अब वह खुद ही थोड़ा सा खाकर उठ जाता था कि मैं ढंग से खा सकूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह दिन भर मेहनत करके थका हुआ लौटता है और भूखा रह जाता है। उल्टा मुझे सुकून होता कि वह जल्दी उठ गया और मैं चैन से खा पाई। मेरे मन में बस एक ही कसक थी, मेरी अधूरी रह गई चाहते। बार बार मुझे विनोद की याद आने लगी। मेरे पास जो मोबाइल था वह शादी के बाद मुझसे ले लिया गया था। इस घर में औरतों का फ़ोन रखना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब मेरे सब्र की हद टूट चुकी थी। मैंने सारी झिझक छोड़कर उससे साफ कह दिया कि मुझे उसका फ़ोन चाहिए, मुझे विनोद से बात करनी है। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा, लेकिन मैंने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और नंबर मिला दिया। उधर से विनोद की आवाज़ सुनते ही मैं टूट गई। रोते हुए मैंने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी गई, कैसे मैं यहाँ घुट रही हूँ। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह कमरे में मौजूद है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप नीचे बिछी चादर पर लेट गया। मैं देर तक विनोद से बातें करती रही। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन मैं फ़ोन लेती और उसी से बात करती। विनोद ही मुझे अपनाने को तैयार था। एक रात नेटवर्क बार बार कट रहा था। वह सो चुका था और मैं चाहती थी कि आराम से बात कर सकूं। अब वक्त घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में थे। मैं बाहर वाले हिस्से में जाकर धीमी आवाज़ में बात करने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैं घबरा गई। सामने उसका छोटा भाई गुस्से से खड़ा था। ऊंची आवाज़ में उसने मुझ पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ सुनते ही एक एक करके घर के लोग बाहर आ गए। कुछ ही देर में वह भी नींद से उठकर बाहर आ गया। उसने सख्ती से पूछा कि यह शोर क्यों मचाया जा रहा है। उसके भाई ने सबके सामने सारी बातें उछाल दी। मुझे लगा अब यही मौका है, अब मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। इस सोच से मेरे मन में अजीब सी खुशी भी थी कि चलो इस बंधन से तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसने सबके सामने अपने भाई को रोक दिया। उसने साफ शब्दों में कह दिया यह सब उसकी जानकारी में है और उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। किसी को भी यह हक नहीं है कि वह उसके चरित्र पर सवाल उठाए। उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था कि सब चुप हो गए। मामला वहीं ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मुझे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि वह मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। अगर वह चुप रहा तो शायद मेरा रास्ता साफ हो जाता। मैं यहाँ से चली जाती और मेरे माता पिता को मजबूरन मेरी शादी विनोद से करवानी पड़ती। उसने मेरी सारी बातें बिना रोके सुनी, फिर बेहद शांत स्वर में बोला कि
भले ही मैं उसके साथ ना रहना चाहूँ, लेकिन वह मेरे चरित्र पर दाग नहीं लगने देता। मेरी इज्जत से मेरे माता पिता की इज्जत जुड़ी है। अगर मुझ पर उंगली उठी तो उनकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। वह सारे इल्जाम खुद पर ले लेगा ताकि मुझ पर कोई सवाल ना उठे। उसने कहा कि कुछ दिनों में वह मुझे शहर छोड़ आएगा और अगर वह लड़का मुझे अपनाने को तैयार होगा तो वह खुद जिम्मेदारी लेकर मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा देगा। उसकी बातें सुनकर मैं पहली बार सच में खुश हुई। वह कम पढ़ा लिखा था लेकिन उसकी सोच किसी समझदार इंसान से कम नहीं थी। इज्जत और मर्यादा की जो समझ उसमें थी उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं धीरे धीरे करवट लेने लगी थी। लेकिन मैंने खुद को संभाला और अगले ही दिन मैंने विनोद को हर बात साफ साफ बता दी। मेरी बातें सुनकर वह बेहद उत्साहित हो गया। उसने कहा कि मैं शहर आ जाऊं, अपने पति से अलग हो जाऊं और हम दोनों कानूनी तरीके से शादी कर लेंगे। उसके मुताबिक एक बार हम साथ रहने लगेंगे तो मेरे माता पिता भी हमें स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसकी बातों में मुझे अपना भविष्य साफ दिखाई देने लगा और मैंने बिना ज़्यादा सोचे उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कुछ ही दिनों बाद मैं मोहन के साथ शहर पहुंची। जिस पते पर विनोद ने बुलाया था वहां पहुंचकर मैंने मोहन से कह दिया कि अब वह लौट जाए और जल्द से जल्द अलग गांव से जुड़े कागजात भिजवा दे। मैंने साफ कहा कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा और मैं विनोद के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ। उसने बिना कोई सवाल किए बस इतना कहा कि जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करके अगले दिन दस्तावेज उसी पते पर भिजवा दिए जाएंगे। यह कहकर वह चुपचाप वहाँ से चला गया। मैंने सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा विनोद ने ही खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई और वह मुझे अंदर ले गया। घर असामान्य रूप से शांत था। मैंने पूछा कि उसके परिवार वाले कहाँ हैं, तो उसने टालते हुए कहा कि अंदर चलो, सब कुछ समझा दूंगा। मैं उसके पीछे कमरे तक चली गई। कमरे की दहलीज पर लंघते ही मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वहाँ पहले से ही दो अजनबी मर्द बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में गंदी चमक उभर आई और होंठों पर भद्दी हंसी फैल गई। उनमें से एक ने बेहयाई से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाके लगाते हुए बोला कि सामान ठीक है, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। उन शब्दों ने मेरी रूह तक को झकझोर कर दिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि विनोद ने मेरी जिंदगी को खुले बाजार में रख दिया था। तभी मेरे मुंह से कांपती हुई आवाज़ निकली, विनोद, यह लोग कौन है? यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। वही विनोद जिससे मैंने टूटकर मोहब्बत की थी, आज अजनबी सा खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। क्या इसी दिन के लिए? क्या मुझे यहाँ बेचने के लिए लाए हो? मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। उसकी हंसी में कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ जहर था। उसने बेरुखी से कहा, प्यार? तुम जैसी औरतें प्यार की बातें ही करती है। मुझे लगा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो बस बोझ निकली। यहाँ सब चलता है, इमोशन नहीं। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, कम से कम इंसान तो बनो। अगर प्यार नहीं था तो साफ कह देते। इस तरह मेरी इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हो? उसने तंज कसते हुए जवाब दिया, इज्जत? तुम्हारी इज्जत तब कहाँ थी जब पति होते हुए रोज मुझसे बातें करती थी। आज ज्ञान देने आई हो। सच यह है कि तुम खुद ही गलत थी और अब कीमत चुकाने आई हो। उसके शब्द मेरे चेहरे पर
तमाचे की तरह लगे। उस पल मुझे पहली बार अपनी भूल साफ दिखाई दी। जिस आदमी को मैं सब कुछ समझ बैठी थी वह मुझे समझ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी ताकत भी जन्म ले चुकी थी। इसी बीच वे मर्द आगे बढ़ने लगे, तभी मैंने अपनी भीतर की सारी हिम्मत समेटी। विनोद को जोर से धक्का दिया और जान बचाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। पीछे से उनकी गालियां और भारी कदमों की आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थी। अंधेरी गली, सन्नाटा और तेज होती धड़कन, सब कुछ डर को कई गुना बढ़ रहा था। तभी मुझे थोड़ी दूर पर मोहन दिखाई दे गया। शायद किस्मत ने अभी मुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं था। मैंने चिल्लाते चिल्लाते उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा और मैं हवास हालात में उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे वह 3 लोग धमकियां देते हुए वापस आ चुके थे। मोहन एक पल भी नहीं डरा। वह बिना कुछ कहे मेरे सामने खड़ा हो गया और जैसे मेरी हर सांस की जिम्मेदारी उसी पर हो। हाथापाई शुरू हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोग निकल आए और तभी कसरत करती पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही वे लोग भागने लगे, लेकिन पकड़े गए। बाद में पता चला कि वे लोग लंबे समय से लड़कियों को झूठे प्यार में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। उस अपराधकारी में मोहन को चोट लग गई थी। उसके होठ के पास खून बह रहा था। उस खून की एक एक बूंद मुझे मेरे अपराध का एहसास दिला रही थी। पहली बार किसी ने मेरे लिए चुपचाप दर्द सहा था, वह भी बिना कोई सवाल किए। बिना वह मुझे शहर के बाहरी हिस्से तक छोड़ आया। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। आज मुझे समझ आ गया था कि असली इंसान कौन था और मैं किस भ्रम में जी रही थी। जिस आदमी को मैंने छोटा समझा वही मेरे लिए ढाल बनकर खड़ा था, और जिसे मैंने अपना सब कुछ माना उसने मुझे बाजार की चीज़ समझ लिया। उस रात मेरे अंदर सिर्फ डर ही नहीं टूटा हुआ था, मेरा घमंड, मेरी नासमझी और मेरा झूठ प्यार भी बिखर चुका था। उसने मुझसे पूछा कि अब मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। अपने मायके में। मैंने धीरे से कहा, नहीं, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह हैरानी से मुझे देखने लगा। अब मैं उसकी भावनाओं को समझ चुकी थी। मेरे माता पिता ने मेरे लिए सही इंसान चुना था, लेकिन मैं ही बाहरी चमक के पीछे भाग रही थी। समय रहते मेरी आंख खुल गई थी। कुछ दिन तक मैं उससे नज़र नहीं मिला पाई, खुद को कोसती रही। एक दिन जब वह हमेशा की तरह आधा खाना छोड़कर उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और पूछा कि वह पूरा भोजन क्यों नहीं करता। वह चुपचाप बैठ गया और पहली बार उसने ढंग से खाना खाया। उसी दिन से मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि सिर्फ मन ही मन में पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। एक रात मैंने हिम्मत जुटाकर उसके सामने बैठकर माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैंने इंसान को परखने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को छोड़कर मैं कांच के पीछे भागी थी। मैं रोती रही, लेकिन वह खामोश था। वह बिना कुछ कहे नीचे चादर बिछाकर लेट गया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने शांत स्वर में कहा कि मेरा स्थान ऊपर है, पलंग पर। मैं फिर गिड़गिड़ाई, अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उसका चुप ही टूटने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शादी को कई महीने बीत गए। उसकी खामोशी वैसी ही बनी रही। वह ना हंसता था ना खुलकर बोलता था। एक सुबह उसने मेरे हाथ में कुछ कागज थमा दिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोने लगी और डरते हुए बोली कि वह मुझे अलग ना करे। उसने सिर्फ इतना कहा कि पहले उन्हें पढ़कर हस्ताक्षर कर दो।
यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि जब किसी के दिल से उतर जाए तो माफ़ी भी बेअसर हो जाती है। मैंने कागज़ हाथ में लिए बहुत देर तक रोई, लेकिन उन्हें पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने तय कर लिया कि रात को उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को जब वह कमरे में आया तो मैं सच में उसके पैरों में बैठ गई और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों हाथों से उठाया और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम वो कागजात पढ़ लेती तो शायद मैं यूं बेबस होकर ना रोती। मोहन ने अलमारी खोली और एक लिफाफा निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। उसकी आवाज़ में कोई कठोरता नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, अवंतिका, यह तलाक नहीं है। मैंने कांपते हाथों से कागज़ थामे, आंखों से बहते आंसू रोककर जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी सांसें अटक गई। वह दस्तावेज खेतों के थे, वही ज़मीन जिसमें वह रोज़ सुबह पसीना बहाता था। उसने अपनी पूरी हिस्सेदारी मेरे नाम कर दी थी। मैं अवाक होकर उसे देखती रह गई। वह ऐसा क्यों कर रहा था? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मोहन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। तुम सब कुछ मेरे नाम क्यों कर रहे हो? वह बस इतना बोला, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, लौट आऊँगा। मैंने बहुत मना किया पर उसने एक न सुनी। ज़बरदस्ती मेरे हस्ताक्षर करवा लिए। अगले दिन वह शहर निकल गया। उसके जाने के बाद घर सुना नहीं बल्कि डरावना हो गया था। हर बीतता घंटा मुझे बेचैन कर रहा था। 4 दिन ऐसे गुजरे जैसे 4 साल। लेकिन 5वें दिन जब वह लौटा तो अपने पैरों पर नहीं बल्कि लकड़ी की चारपाई पर, गांव में कोलाहल मच गया था। शहर से मोहन का शव आया था। उसके साथ उसका एक परिचित था जो सिर झुकाए खड़ा था। मोहन को उस हाल में देखकर मेरे भीतर को टूट गया। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कब गिर पड़ी, कब चिल्लाई। मेरी दुनिया जैसे एक ही पल में राख बन गई थी। 2 दिन बाद जब होश लौटा तो सासू माँ मेरे पास एक बंद लिफाफा लेकर आई। उन्होंने कहा, अवंतिका, यह मोहन के दोस्त ने दिया है। बोला है कि यह तुम्हारे लिए है। मैं चौंक गई। मैंने कहा, माँ, मोहन तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर यह चिट्ठी? उन्होंने मुझे हैरानी से देखा और बोली, तुम्हें यह किसने कहा? उसने गांव से इंटर तक पढ़ाई की थी। आगे उसने पढ़ाई खुद संभाली, खेत भी देखे, घर भी। उसने कभी दिखावा नहीं किया। फिर उन्होंने जो बताया उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। मोहन बचपन से ही मुझे चाहता था। उसकी यही जिद थी कि वह मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। वह कहा करता था कि उसकी होने वाली पत्नी पढ़ी लिखी होगी तो वह भी खुद को कम नहीं रहने देगा। उसे डर था कि कहीं मैं किसी दिन यह ना सोचूं कि मेरा पति मुझसे कम है। इसलिए उसने खुद को हमेशा साधारण दिखाया। मैंने कभी गांव आकर यह सब जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि मैंने उसे समझा ही नहीं। मैंने कांपते हाथों से वह खत खोला। उसमें लिखा था, अवंतिका, मैंने कभी यह जरूरी नहीं समझा कि अपनी पढ़ाई या समझदारी दिखाऊं तुम्हें। ज्ञान शोर नहीं मचाता। बचपन से तुम्हारा नाम मेरे घर में लिया जाता था और मेरे दिल में बसता चला गया था। तुम्हारी पसंद मेरी आदत बनती गई। शायद बिना कहे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जुड़ गया। शादी की पहली रात तुम्हारी बातों ने मुझे तोड़ दिया। एक आदमी बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन जब उसकी पत्नी उसी पल उसे नकार दे तो उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो जाता है। मैंने सब सहा चुपचाप, लेकिन भीतर कुछ ऐसा बैठ गया जो मुझे खोखला कर गया था। मैंने जो भी है और तुम्हारे नाम कर दिया है।
मेरे बाद तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। मेरी मोहब्बत मेरी कमजोरी थी, तुम्हारी जिंदगी नहीं। तुम आज़ाद हो। खत पढ़ते पढ़ते मेरी सिसकियाँ फूट पड़ी। मैं खुद को कोस रही थी। मेरी नासमझी, मेरा घमंड, मेरी बेवफाई सबने मिलकर एक सच्चे इंसान की सांस छीन ली थी। सासू माँ घबरा गई, बोली बेटा ऐसा क्या लिख दिया उसने? मैं क्या बताती? यह कैसे कहती कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसे समझने का मौका भी मैंने खुद से छीन लिया। मुझे समझ तक आई जब मेरे हाथ पूरी तरह खाली हो चुके थे। मैं फूट फूट कर रोती रही, खुद से कहती रही काश समय लौट आता, काश मैं उसकी जगह होती। उसने एक वफादारी निभाकर इस दुनिया से विदा ले ली थी और अब एक मोहब्बत निभाने का बोझ मैंने खुद से उठा लिया था। मोहन के जाने के बाद घर में आवाज़ें थी, पर मेरे लिए सब कुछ बेजान हो चुका था। दीवारों से टकराकर लौटती मेरी सांसें ही मुझे याद दिलाती थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी चारपाई आज भी उसी कोने में पड़ी थी जहाँ वह चुपचाप बैठकर मुझे देखा करता था। मैं कई बार सोचती अगर उस वक्त उसने मुझे डांट दिया होता, अगर उसने जरा सा भी गुस्सा दिखा दिया होता तो शायद उसका दिल इतना बोझिल ना होता। लेकिन वह तो खामोशी ओढ़े रहा और वह खामोशी उसे खा गई। गांव की औरतें मुझे देखने आती, कोई सहानुभूति जताती, कोई निगाहों से सवाल पूछती। मुझे हर नज़र में अपना अपराध दिखाता। वे शायद नहीं जानती थी कि मैंने अपने पति को जिंदा रहते ही मार दिया था, अपनी नासमझी से, अपनी खुदगर्जी से। रात को जब सब सो जाते मैं उसकी चीज़ों से बातें करती, उसकी कमीज पकड़कर रोती जैसे वह मुझे सुन रहा हो। कई बार गुस्से में खुद को थप्पड़ मारा। काश उस रात मेरी जुबान गूंगी हो गई होती। दिन बीतते गए पर समय आगे नहीं बढ़ा। हर सुबह वही बोझ लेकर आती, पछतावे का। खेतों के कागज अब मेरे नाम थे, लेकिन उन जमीनों पर खड़ी होकर मुझे सिर्फ उसका पसीना दिखता था। वह जमीन नहीं थी, उसकी जिंदगी थी जो उसने मेरे नाम कर दी थी। लोग कहते हैं वह तो बहुत अच्छा आदमी था और हर बार यह सुनकर मेरा दिल फट जाता, क्योंकि वही अच्छाई मैंने कुचल दी थी। एक दिन सासू माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा बहू वह तुम्हें माफ़ करके गया है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। माफ़ी तब मांगी जाती है जब गलती करने वाला सामने हो। यहाँ तो वह चला गया था हमेशा के लिए। अब यह माफ़ी नहीं थी, यह सज़ा थी पूरी जिंदगी की। मैंने उसी दिन अपने मन से एक वादा किया। मैंने कहा मोहन मैं अब तुम्हारे नाम की सांस लूँगी। तुमने एक वफा निभाकर जान दे दी, अब मेरी बारी है। मैं इस नाम को, इस इज्जत को, इस प्यार को कभी दागदार नहीं होने दूंगी। मैं जानती थी यह कोई प्रायश्चित नहीं था, यह बस इतना था कि अब मैं अपनी हर सांस में उसकी कमी महसूस करूं, और यही मेरी सबसे बड़ी सज़ा थी। जिस प्यार को मैंने हल्के में लिया था, वही प्यार मेरी पूरी जिंदगी का बोझ बन चुका था। और सच यही है, अकल अक्सर तब आती है जब लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। और हाँ, और एक नई कहानी के साथ जल्द आऊँगा। धन्यवाद।